हेलो दोस्तों। तो एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। हम लोग यहाँ से आज की न्यूज़ पढ़ना शुरू करेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है और 2 दिन गैप हो गया तो काफ़ी बुरा है ये। चलिए, भारत के संदर्भ में जैसे साइमल्टेनियस चुनाव होता है उसका तात्पर्य ये है, समझ लेते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब ये है कि लोकसभा, सभी राज्य विधानसभाएं यानी कि जितने भी स्टेट असेंबलीज हैं, और स्थानीय निकाय यानी कि लोकल गवर्नमेंट वाले जो होते हैं, जैसे हमारे वहाँ पार्षदी का चुनाव होता है, ठीक है, पंचायतों में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, इत्यादि जो है एक साथ कराए जाएं तो इसी को बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, लोकसभा राज्यसभा मतलब लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय के लिए एक साथ कराए जाने वाले चुनाव को बोला जाता है। इसे एक देश एक चुनाव भी बोला जाता है, यानी कि ONOE भी बोला जाता है, वन नेशन वन इलेक्शन। अच्छा, देश में ऐसा चल भी रहा था। कब चल रहा था? तो 51-52 से 67 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचन थे वो लगभग साथ साथ कराए गए थे अधिकांशतः, और इसके पश्चात इसका चक्र टूट जाता है, यानी कि 67 के पश्चात चक्र इसका टूट जाता है, और फिर जो है निर्वाचन प्रत्येक 1 वर्ष के भीतर विभिन्न समय पर आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, लगभग हर साल ही कुछ ना कुछ चुनाव होते रहते हैं, जिसमें धन क्या अपव्यय होता है, यानी कि कहीं ना कहीं धन बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। इसको लेकर के जो है एजेंसियां और सरकार कंसर्न है कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि एक ही बार आदर्श संहिता लागू हो, एक ही बार में सारे चुनाव हो जाए और धन की भी उतनी बर्बादी ना हो, धन भी बहुत सारा बचा लिया जाए। ठीक है, तो इसी के लिए भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में प्रत्येक वर्ष और बिना उपयुक्त समय के निर्वाचन के चक्र के अंत किए जाने की सिफारिश की। तो ये याद रखिएगा कि किस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया, किस रिपोर्ट में, on which report of लॉ कमीशन, ठीक ना, ये बताया गया। तो ये 170वीं रिपोर्ट में बताया गया। ठीक है, क्या बताया गया? तो कहता है कि 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि 18 सितंबर को मंजूरी मिली है। अच्छा, तो एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो कमेटी गठित हुआ था उसको कौन अध्यक्षता कर रहा था? तो रामनाथ कोविंद महोदय जो है उस कमेटी की या उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। इसके अनुसार क्या डिसाइड हुआ कि देश में 2 चरण में चुनाव कराएंगे हम लोग। प्रथम चरण में लोकसभा और सभी विधानसभा का चुनाव करा देंगे, और द्वितीय चरण में प्रथम चरण के 100 दिन के अंदर ही स्थानीय निकायों के भी चुनाव करा देंगे। यानी कि फेज 1 क्या कहता है? फेज 1 कहता है कि लोकसभा का चुनाव करेंगे और साथ में जितनी भी विधानसभा है उनका चुनाव करा देंगे। और फेज 2 क्या कहता है? विद इन 100 डेज, 100 दिन के भीतर, ठीक है, 100 दिन के भीतर क्या करा देंगे हम लोग यहां पर स्थानीय निकायों का यानी कि लोकल गवर्नमेंट का चुनाव करा देंगे। अच्छा, तो इस प्रकार के जो चुनाव होंगे उसमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं? तो 2 प्रकार के संशोधन किए गए। पहले संशोधन पर ध्यान देंगे कि एक संवैधानिक संशोधन विधेयक होगा और दूसरा विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों के कानून में परिणामी संशोधन होगा। तो 2 संशोधन करेंगे। ठीक है, साथ साथ निर्वाचन के पहले चरण की अभिप्राप्ति के लिए अनुच्छेद 83, अब ये याद कर लीजिए, अनुच्छेद 83 क्या है? संसद के सदनों की अवधि। तो अनुच्छेद 83 में करेंगे, अनुच्छेद 172 में करेंगे जो कि राज्य विधानमंडलों की अवधि है। इन दोनों में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 82 क को अंतः स्थापित किए जाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पुनर्स्थापित किया जाएगा। तो किस किस उसमें संशोधन कर रहे हैं आर्टिकल में? तो पहला कर रहे हैं आर्टिकल 83 में कर रहे हैं, क्यों? संसद के सदनों की अवधि के लिए। अनुच्छेद 172 में कर रहे हैं राज्य विधानमंडलों की अवधि के लिए। अनुच्छेद 82 का में कर रहे हैं अंतः स्थापित किए जाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पुनः स्थापित किया जाएगा। इस संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। जब ये लेक्चर ले रहा था दोस्तों तो बीच में बंद हो गया, तो हम लोग आई थिंक ये पढ़ लिए थे और हमें पढ़ना है यहाँ से। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ थोड़ी सी चीज़ें कि जैसे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था उसमें ये, हालांकि ये पॉइंट याद नहीं करना है, बस सुन लेते हैं कि 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। पूर्व राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद है उन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और उसने अपनी रिपोर्ट लगभग 6 महीने बाद 14 मार्च को दी, और फिर वो द्रौपदी मुर्मू के पास पड़ी हुई थी रिपोर्ट।
ठीक है। इसके अनुसार देश में दो चरण में चुनाव कराए जाएंगे। पहला जो चुनाव था वो था कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में कराए जाएंगे और उस फिर 100 दिन का समय दिया गया है। ठीक है, इस 100 दिन के समय में यहाँ पर लिखा हुआ है, इस 100 दिन के समय के बाद फिर क्या होगा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चुनाव कराया जाएगा, जिसमें आपका पंचायत का चुनाव होगा और साथ में जो पालिका का चुनाव है, नगर पालिका का, वो होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने होंगे। जैसे एक संवैधानिक संशोधन विधेयक ये होगा और दूसरा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में कानून में परिणामी संशोधन होगा। तो जो पहला चरण के लिए था, मतलब जो लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव था, उसके अंतर्गत आर्टिकल 83 में, जो कि संसद के सदनों की अवधि की बारे में बात करता है, दूसरा है आर्टिकल 172 जो कि राज्य विधानमंडल की अवधि के बारे में बात करता है, उसमें संशोधन करते हुए अनुच्छेद 82 क में भी संशोधन करने की बात हो रही है। ठीक है, और इसको जो है अंततः स्थापित किए जाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पुनः स्थापित किया जाएगा। फिर कहता है कि संशोधन के लिए राज्यों द्वारा समर्थन की आवश्यकता नहीं है। तो यानी कि पहला जो चरण चुनाव का है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा का, उसके लिए हमें राज्यों से कुछ नहीं पूछना है। ठीक है ना। और दूसरे चरण की बात क्या करता है, तो दूसरे चरण का क्या है कि 100 दिन के भीतर दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। इसके लिए मतलब जो भी संशोधन होने हैं, संवैधानिक संशोधन, वो आर्टिकल 368 जो कि 20वें पार्ट में दिया गया है संविधान संशोधन वाला, उसमें 2 तरह के प्रावधान पूरे करने होंगे। पहला कि दोनों, मतलब प्रथम शर्त के अनुसार दोनों सदनों में कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा मतदान किया जाना, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा वाले में 50% से अधिक लोग मतदान करें, 50% + 1। ठीक है, और दूसरा ये कहता है कि द्वितीय शर्त ये है कि प्रथम शर्त के अधीन रहते हुए उपस्थित और मतदान करने वाले लोग कम से कम 2/3 बहुमत के साथ संशोधन के पक्ष में जो है यहाँ पर वोट करें। ठीक है ना। तो लोकल गवर्नमेंट वाले में संशोधन के पक्ष में जो है 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले वोट करेंगे। फिर सेम जो प्रोसीजर होता है कि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा। ठीक है, और चीज़ें फिर उस हिसाब से आगे बढ़ेंगी। अच्छा, हस्ताक्षर के समय भी यहाँ पे अधिक से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक होगा। फिर क्या होता है, तो ONOE उच्च स्तरीय समिति बनती है। वन नेशन वन इलेक्शन करके एक समिति बनती है। तो किसकी अध्यक्षता में बनी है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में यहाँ पर समिति को बनाया जा रहा है। इसमें हैं कौन कौन, तो टोटल 7 लोग आते हैं। पहले हैं अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। गुलाम नबी आज़ाद हैं जो विपक्ष के मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे हैं जो वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, 15वें वित्त आयोग के, उनका नाम है NK सिंह, वो थे। फिर लोकसभा के पूर्व महासचिव रह चुके हैं डॉक्टर सुभाष सी कश्यप, आपने बुक भी देखी होगी इनकी, ये है। फिर हैं आपके वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, संजय कोठारी जो कि पूर्व मुख्य सतर्कता आयोग यानी कि CVC के हेड थे, और अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य थे। इन लोगों ने मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट दे दी थी। फिर आता है PM आशा। PM आशा क्या है कि 2018 के दौरान केंद्रीय बजट में एक योजना की घोषणा होती है जिसका नाम है PM आशा या प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो ये क्या कर रहा है, जैसा इसका नाम है वही काम ये कर रहा है कि कुल मिलाकर के किसानों को थोड़ा सा लाभ पहुंचा रहा है, यानी कि MSP मूल्य सुनिश्चित कर रहा है उनके किसी भी उपज के लिए। ठीक है, तो उपज के लाभकारी मूल्य प्रदान करता है, MSP प्रदान करता है। और 18 सितंबर 2024 को PM आशा जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा योजनाओं में शामिल किया गया था। इसके लिए अभी क्या हुआ है कि 15वें वित्त आयोग के दौरान इसको कैरी कर दिया गया है आगे, यानी कि पहले ये खत्म होने वाला था परंतु अभी ये आगे भी जाएगा, यानी कि वर्ष 2025-26 में 35,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ इस योजना को आगे कार्यकाल के दौरान रखा गया है। ठीक है, फिर आता है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम कार्यक्रम। तो ये प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान क्या है, तो जो भी जनजातीय लोग हैं, ठीक है ना, उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन को अपलिफ्ट करने के लिए, यानी कि उठाने के लिए या उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए ये 2024-25 के बजट में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाया गया है, जिसमें टोटल जनजातीय परिवारों को, उसके साथ साथ जनजातीय बहुल गाँवों के साथ साथ जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, आकांक्षी जिले हैं, उनमें भी जनजातियों के परिवारों को पूर्ण कवरेज शामिल किया जा रहा है कि किस तरह से उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन को ठीक किया जा सके। इसमें 63,000 गांव टोटल और 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नति ग्राम अभियान के तहत 2024-25 में 63,000 गांव और 5 करोड़ लोगों को आच्छादित किया जाएगा। कितना पैसा रखा गया है, तो पहली चीज़ को सितंबर के महीने में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल ने जो है इसको स्टार्ट किया है, इस
अभियान को, और इसमें लगभग 79,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं इसके परिव्यय के लिए, जिसमें से कि 56,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार व्यय करेगी और लगभग 31% यानी कि 22,823 करोड़ रुपए इसमें राज्य सरकार व्यय करेगी। फिर आता है कि कितने प्रदेश या आपके यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल है, तो टोटल 30 प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, और 549 जिले जो है, और उन जिलों के 2740 ब्लॉक इसमें शामिल होंगे। ठीक है, इसी में टोटल कितने कार्यक्रम है, तो 25 कार्यक्रम इसमें संचालित किए जाएंगे और लगभग 17 मंत्रालयों के अंतर्गत। ठीक है, तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय इसमें क्या कर रहा है, तो इसने स्वदेश दर्शन के लिए जो है गृह प्रवास यानी कि होम स्टेज को, लगभग 1000 होम स्टेज को बढ़ावा दिया है। तो होम स्टे क्या होता है, जैसे आप कहीं घूमने गए किसी पहाड़ी इलाके में, सपोज करिए आप सिक्किम घूमने गए, ठीक है, तो वहाँ पर होटल के साथ साथ होम स्टे का भी प्रचलन है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति जो है अपना घर भी इस प्रकार साफ़ सुथरा एक कमरा निकाल के रखा है, 2 कमरा निकाल के रखा है, जिसमें आपको अपने साथ ही रखेगा, साथ में आपको फूडिंग लॉजिंग मतलब रहने का भी देगा, खाना भी देगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं होम स्टे की होटल वाली चीज़ सस्ते में आप किसी के घर में प्राप्त कर लें। फिर आता है बायो राइड योजना को मंजूरी मिली है। तो बायो राइड जो योजना है उसको मंजूरी मिली है। तो ये कार्यक्रम का आयोजन जो है बिराक के द्वारा किया गया, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल द्वारा किया गया। अब ये जो कार्यक्रम है वार्षिक कार्यक्रम, इसका भी चौथा संस्करण जो है, जिसका नाम है ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किया गया। तो प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न यही पूछेगा कि भाई बायो राइड जो है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म एक तो बता दीजिए, पहला तो ये पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछेगा कि इसका कौन सा संस्करण था, तो आप बताओगे भाई साहब चौथा संस्करण था। फिर आपसे पूछेगा कि ये कहाँ किया गया, तो आप बताओगे नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है ना। बायो राइड को कौन मंजूरी दिया, तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी थी, उसने मंजूरी दिया है। फुल फॉर्म क्या है इसका, तो फुल फॉर्म है यहाँ पर कि बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो इसमें राइड में कंफ्यूज नहीं होना है, डेवलपमेंट बाद में आ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप पहले आ रहा है, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास। तो जो इसका नाम है उसी में छुपा हुआ है। पहले जो है इसकी 2 स्कीम चलती थी, ठीक है ना, बायोटेक मंत्रालय की 2 स्कीम थी, जिन दोनों को मिला दिया गया। तो एक अनुसंधान नवाचार था, एक उद्यमिता विकास था, इन दोनों को मिला दिए। तो एक कौन सी योजना थी, एक योजना थी जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास, और दूसरी योजना थी औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास। इन दोनों योजना को जोड़ करके बायो राइड बना दिया गया है। ठीक है, अब इसमें बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री भी शामिल किया गया है। तो बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि भाई जैसे बायोटेक होता है उसी का बायो मैन्युफैक्चरिंग करना है, यानी कि जैव चीज़ों से मैन्युफैक्चरिंग करना है। और बायो फाउंड्री ये होता है कि भाई किसी चीज़ को, जैसे फाउंड्री टेक्नोलॉजी एक होती है, इसमें मेटल को मेल्ट करके किसी शेप में ढाल दिया जाता है। ठीक है ना, जैसे मान लिया आप कोई फ्लावर वास देखते हैं, अगर मेटेलिक देखते हैं तो पहले मेटल को मेल्ट किया जाता है और फिर फ्लावर वास के साइज़ में 2 शेप बनाए जाते हैं। ठीक है ना, वो अलग अलग है, एक अपरेटस होता है, मिट्टी विट्टी पाट के बनाया जाता है, फिर उसमें जो है मोल्टन मेटल को डाला जाता है, फिर वो ठंडा होता है तो उस तरह का स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। तो यही काम किया जाएगा कुछ बायो फाउंड्री का, मतलब अलग अलग शेप में चीज़ें बनाई जाएंगी। ठीक है, अब इसी के साथ एक स्कीम और है जो बायो E3 नीति है, उसको भी मंजूरी मिली है। तो बायो E3 में E3 का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, तो उसका फुल फॉर्म है इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बायो E3 के लिए नीति को मंजूरी मिल गई है। अब देखिए 24 अगस्त के बाद वहाँ पर PCS का पेपर हो चुका है अक्टूबर में, ठीक है ना, फिर भी आपको ये स्कीम पढ़नी है, हालांकि ये पुरानी है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब टारगेट क्या है कि इसका उद्देश्य है उच्च प्रदर्शन वाले जैव निर्माण को बढ़ावा देना, उसके साथ साथ बायो निर्माण में बायो AI और बायो फाउंड्री की स्थापना के लिए प्रौद्योगिकी विकास करेंगे, यानी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेंगे या डेवलपमेंट करेंगे, और व्यवसायीकरण को कहीं ना कहीं कमर्शियलाइजेशन को इसके साथ जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, देखिए ये न्यूज़ इतना तेज इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसको एक बार मतलब पढ़ा चुका हूँ और वो चीज़ें डिलीट हो गई हैं किसी कारण से। नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन। देखिए बात यहाँ पर हो रही है सीधे वंदे भारत ट्रेन की। तो वंदे भारत में अलग अलग कैटेगरी है। वंदे भारत में जो एक कैटेगरी है जो जनरली आपको सिटिंग चेयर टाइप की दिखती होगी, ठीक ना, तो वो कैटेगरी है। दूसरी एक स्लीपर ट्रेन की कैटेगरी है, और तीसरी जो है जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, एक मेट्रो टाइप की ट्रेन चल रही है जिसका नाम है नमो भारत रैपिड रेल। ठीक है, तो ये इंटर डिस्ट्रिक्ट आपका
मेट्रो है, ठीक है, एक तरीके का कि जो मेट्रो ट्रेन होती है वो स्पेसिफिकली, जैसे आप बात करें दिल्ली मेट्रो की तो बस दिल्ली में चल रही है, नोएडा मेट्रो तो बस नोएडा में चल रही है, लखनऊ मेट्रो तो बस लखनऊ में चल रही है, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रेन होगी नमो भारत रैपिड रेल, ये लखनऊ से कानपुर भी चलेगी, नोएडा से दिल्ली भी चलेगी, नोएडा से गाजियाबाद भी चलेगी, ठीक है। तो इस टाइप की ये ट्रेन है, इसका नाम बस बदल दिया गया है, नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो थी वो वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया था, ठीक है, मेक इंडिया कार्यक्रम के तहत। अब 2019 में पहली वंदे भारत ट्रेन जो कि नई दिल्ली कानपुर प्रयागराज वाराणसी मार्ग पर रवाना की गई, जिसकी अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर थी। तो इसको तैयार कौन किया था? तो BEML के द्वारा तैयार किया गया था और उन्हीं के परिसर में पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को भी रवाना किया गया था। तो अब बात शुरू हो गई स्लीपर ट्रेन सेट की, ठीक है। फिर चीज़ कहती है कि 16 सितंबर 2024 को क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। कहाँ पर उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी जी गुजरात के हैं तो गुजरात में उद्घाटन किया, ठीक है। ये ट्रेन अहमदाबाद एवं भुज के मध्य चल रही थी। इसी को इसका पुनर्निर्माण करके इसको नमो भारत रैपिड रेल के रूप में इसका नाम रख दिया गया। ये जो नमो भारत रैपिड रेल पारंपरिक प्रणालियों से काफ़ी भिन्न है। क्या भिन्न है? तो नमो भारत रैपिड रेल को अंतर शहर कनेक्टिविटी यानी कि इंटरसिटी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया। तो मैंने यहाँ पर बना रखा है कि कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से फैज़ाबाद, फैज़ाबाद से कानपुर, एक स्ट्रक्चर बना रखा है बस कि भाई इंटरसिटी है, इधर उधर एक दूसरे शहर में घूमेगी। फिर आता है मौसम मिशन मौसम जो है 11 सितंबर 2024 को आया। ये भी न्यूज़ पुरानी है, बस ये जानिए कि 2000 करोड़ रुपए परिव्यय के लिए रखे गए हैं 2 साल में। क्या टारगेट क्या रखा गया है? तो भाई इसमें तीन संस्थाएं टोटल शामिल हैं। एक पुणे की संस्था है, एक आपकी IMD है और एक संस्था और शामिल की गई है, ठीक है। कुल मिलाकर के ये हर मौसम में जो है बेटर कनेक्टिविटी के लिए, मतलब कुल मिलाकर के वेदर फोरकास्टिंग करवाएंगे, अधिक स्पष्ट, अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण होगा उससे, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य है हर मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना। तो कैसे करेंगे? तो भाई पहले से फोरकास्ट कर देंगे चीज़ें, ठीक है, तो उस मदद से करेंगे। किसका है ये प्लान मिशन मौसम? तो मिशन मौसम जो है ये केंद्रीय पृथ्वी मंत्रालय का प्लान है। इसमें 3 संस्थाएं शामिल हैं, जैसे IMD है जिसको भारत मौसम विज्ञान केंद्र कहते हैं, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। दूसरा है भारत उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान जिसको कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे में है। और फिर आता है मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, नोएडा में है, ठीक है। तो मिशन मौसम की परिकल्पना एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल है। ओके, मिशन मौसम की जो परिकल्पना है एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल है और ये माना जा रहा है कि मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान अनुसंधान सेवा को अभूतपूर्व यानी कि अनप्रेसिडेंटेड टाइप का बढ़ावा इससे मिलेगा। फिर आता है स्वच्छ वायु संरक्षण। किस मिनिस्ट्री का है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का है। तो पहले चीज़ ये जाननी है। 2019 में आया तो इसने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया, इसको बोलते हैं NCAP यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो आपको पता भी होगा कि हमारे देश में सबसे मतलब वर्ल्ड में सबसे प्रदूषित राजधानियों में दिल्ली जो है वो बहुत, मतलब मुझे लगता है कि अव्वल दर्जे की है, सबसे पहले दूसरे नंबर पे ही हर बार आती है। उसके साथ साथ नॉर्थ स्टेट का भी एक जो है वहाँ पर शहर आ रहा है जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो गया है, ठीक है। मुझे लगता है कि मेघालय का है शायद, क्या तो या मिजोरम का है, अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है उसमें। तो कह रहा है कि इसके तहत जो NCAP के तहत नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 130 शहरों को लक्षित किया गया था। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन की एक पहल है, ठीक ना। इसमें एयर क्वालिटी नापी जाती है और 130 शहरों की रैंकिंग तैयार की गई थी। तो 7 सितंबर 2024 को जयपुर में नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो ये पॉइंट याद कर लीजिए, एक नाम बना दिया गया है कि नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक ना, के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की घोषणा की गई। कब हुआ है? तो जयपुर में हुआ है नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है ना, 7 सितंबर को। तो डेट भी याद कर लीजिएगा। अच्छा, थे कौन? तो एक तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री यहाँ पर भजन लाल शर्मा थे। इन दोनों लोगों ने मिलकर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 प्रदान किया। तो सबसे स्वच्छ कौन से शहर हैं टॉप? तो आपको दिखाई देना चाहिए कि तो 3 शहरों में कौन कौन से शहर हैं। तो पहला शहर है यहाँ पर सूरत है गुजरात का, जबलपुर है मध्य प्रदेश का और आगरा है उत्तर प्रदेश का। ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में श्रेणी 1 के शहर हैं। श्रेणी 2 में आते हैं फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के क्रमशः ये तीनों शहर हैं, ठीक है ना। फिर श्रेणी 3 में आता है रायबरेली, नलगोंडा और नालागढ़, ये उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में उत्तर प्रदेश की अगर स्थिति देखी जाए तो उस हिसाब से श्रेणी 1 में हमारे आते हैं आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज और मेरठ। क्रमशः रैंक है 3, 4, 5, 9,
18, 20, 25। तो अगर लखनऊ की रैंक देखी जाए तो चौथी रैंक है स्वच्छ वायु संरक्षण 2024 में 189 स्कोर के साथ, ठीक है। और श्रेणी 2 में देखी जाए तो इसमें गोरखपुर आता है चौथे नंबर पर, ठीक है, श्रेणी 2 में 191 स्कोर के साथ। और श्रेणी 3 में आता है यहाँ पर रायबरेली पहले स्कोर पर 195 का स्कोर रखता है श्रेणी 3, ठीक है। और गजरेला जो है 18वां 159, ठीक। तो जो 2-3 नाम बताएं उसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 23वां विधि आयोग, तो लॉ कमीशन होता है। तो यहाँ पर 23वां विधि आयोग आया है जो कि एक गैर सांविधिक निकाय है, यानी कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स द्वारा एक नोटिफिकेशन द्वारा इसका गठन किया गया है। तो ये देख लीजिए किसके द्वारा गठन किया गया, उसी के आधार पर इसको नॉन स्टैट्यूटरी बताया जा रहा है। नॉन स्टैट्यूटरी कैसे बताया जा रहा है, तो विधि कार्य विभाग द्वारा एक जारी अधिसूचना केवल नोटिफिकेशन के द्वारा ही इसका गठन किया गया है। कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के साथ इसका गठन किया जाता है। या आयोग विचारार्थ विषयों के अनुसार केंद्र सरकार को रिपोर्ट देता है या सिफारिश करता है। तो द्रौपदी मुर्मू को जो है 3 वर्षों यानी कि 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक की अवधि के लिए 23वें विधि आयोग के गठन की मंजूरी इन्होंने दे दी है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन भी करेंगे और प्रश्न भी पूछा जाता है। यूपीपीसीएस स्तर में पूछा जा सकता है या फिर यूपीएससी स्तर में, मुझे नहीं लगता कि आरओ के पेपर में आएगा, फिर भी जानिए। एक पूर्णकालिक सदस्य होगा, 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, सदस्य सचिव सहित होंगे, 4 पूर्णकालिक, ठीक है ना। एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा, 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। सचिव होगा विधि कार्य विभाग का पदेन सदस्य के रूप में, फिर सचिव होगा विधायी विभाग का पदेन सदस्य के रूप में, और 5 अंशकालिक सदस्य होंगे, यानी कि 5 इसमें होंगे, 4 इसमें होंगे, 1 इसमें होगा, 1 इसमें होगा और 1 इसमें होगा, ठीक है ना। 4, 5, 9, 9, 2, 11, 1, 12, टोटल 12 लोग इसमें होंगे, ठीक है। जिसमें से 5 अंशकालिक होंगे और 1 पूर्णकालिक अध्यक्ष, उसके अलावा 4 पूर्णकालिक सदस्य, फिर 1 सचिव होगा विधि कार्य विभाग का, 1 सचिव होगा विधायी विभाग का पदेन सदस्य के रूप में, ठीक है। तो विधि आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। चलिए चलते हैं आगे, न्यूज़ में देखते हैं कि 16 अप्रैल को राजपत्र, ठीक है, सब सही है। तो न्यायमूर्ति जो सी सेवानिवृत्त हैं दिनेश माहेश्वरी, उनके 23 विधि आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया है। और यहाँ पर 22वें विधि आयोग के पूर्ण सदस्य के रूप में डीपी वर्मा और अधिवक्ता हितेश जैन को पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो देख लीजिए ये लोग पूर्व सदस्य हैं जिनको पूर्णकालिक सदस्य के रूप में यहाँ पर दिया गया है, और इनको जो है पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में, यानी कि दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष होंगे। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये 16 अप्रैल 2025 को अभी राजपत्र में यानी कि गजट में अभी ये प्रकाशित हुआ है। तो दिनेश माहेश्वरी का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि दिनेश माहेश्वरी जो है वो 23वें विधि आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नामित हुए हैं। आता है डिजिटल कृषि मिशन। तो देखिए डिजिटल कृषि मिशन जो है वो बजट 2023-24 में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण के उपलक्ष्य में या उसको देखते हुए आया था ये। और बजट 24-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ये घोषणा भी हो गई कि अगले 3 साल में हम लोग क्या करेंगे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जो है हम लोग कृषि के लिए लागू कर देंगे। इस पहल के तहत किसानों और उनकी भूमि को कवर किया जाएगा। और इस वित्त वर्ष में डीपीआई का उपयोग करते हुए, डीपीआई क्या है, तो सेम यही चीज़ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जा रहा है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को। तो डीपीआई का उपयोग करते हुए 400 जिलों में, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 400 जिलों में या 400 खरीफ का जो डिजिटल फसल सर्वेक्षण है, डिजिटल क्रॉप सर्वे जिसको बोला जा रहा है, उसको कराया जाएगा। और इसका लक्ष्य 6 करोड़ किसान और उनकी भूमि के विवरण के साथ रजिस्ट्रियों को अपडेट करना है। तो क्या क्या चीज़ है, तो यहाँ पर है डिजिटल क्रॉप सर्वे, ठीक ना, 6 करोड़, तो 6 करोड़ किसानों का डेटा, वही रजिस्ट्री इत्यादि चीज़ें अपडेट करना है। स्मरणीय तथ्य क्या क्या याद करने वाला है, तो भाई ये जो मिशन है डीपीआई यानी कि डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन, तो इसको क्या करेंगे, डीएएम मिशन है और डीपीआई वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 2817 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए, 1940 करोड़ रुपए इसमें सेंटर देगी आपकी उसको। ये मिशन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जिसको डीपीआई बोल रहे हैं उसके स्ट्रक्चर पर आधारित है, ठीक है ना। तो इसमें किया क्या क्या जाएगा, तो इस परिप्रेक्ष्य में डिजिटल कृषि मिशन का उद्देश्य है कि एक ही मंच पर यानी कि सिंगल प्लेटफॉर्म पर समेकित डेटाबेस का निर्माण करना, कि एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिस पर जितना भी डेटाबेस है, चाहे किसान है, उसकी कृषि का क्षेत्र है, इस सबको जो है अपडेट कर देंगे और उसको अवेलेबल करा देंगे। दूसरा है कि कई डेटाबेस और अलग अलग प्लेटफॉर्म की रखरखाव की आवश्यकता नहीं होगी, सेम चीज़ दूसरे तरीके से बोल रहा है। और तीसरा कह रहा है कि इसके फलस्वरूप किसान
अपनी डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने के लिए उसे प्रमाणित करने में सक्षम होंगे और विभिन्न लाभों और सेवाओं को प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि किसान भाई ये दिखा पाएगा कि डिजिटली ये दिखा पाएगा कि ये मेरी ही भूमि है, उसको प्रमाणित हो जाएगा, और जो भी लाभ इत्यादि चीज़ें हैं जैसे 6,000 रुपये 8,000 रुपये का जो प्रधानमंत्री के द्वारा मिलते हैं कुछ पैसे, वो इंसेंटिव्स इत्यादि चीज़ें आसानी से वो अवेल कर पाएगा। ठीक है, अब इसी में आता है डिजिटल कृषि मिशन मूलभूत स्तंभ। ठीक है, तो क्या है डिजिटल कृषि मिशन जो कि मूलभूत स्तंभ है? तो कहता है कि डिजिटल कृषि मिशन एक अम्ब्रेला योजना है, यानी कि इसके अंतर्गत कई सारी योजनाएं आएंगी, उसके रूप में इसको डिजाइन किया गया था। विभिन्न डिजिटल कृषि पहलों का समर्थन किया जा सके, जिससे ये दो मूलभूत स्तंभों यानी कि फाउंडेशनल पिलर्स पर निर्मित है। पहला है एग्री स्टैक। एग्री स्टैक क्या होता है? जो भी एग्रीकल्चरल के निकलने वाली चीज़ें होती हैं। दूसरा है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसके अतिरिक्त इस मिशन में मृदा प्रोफाइल मैपिंग भी शामिल है। ठीक है, तो अगर ये पूछता है प्रश्न आपसे डिजिटल कृषि मिशन के कितने मूलभूत स्तंभ है, तो बेसिकली दो मूलभूत स्तंभ है। पहला है एग्री स्टैक और दूसरा है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। और अगर पूछता है कि क्या इसमें मृदा प्रोफाइल मैपिंग भी शामिल है, तो आप बताओगे कि हाँ, मृदा प्रोफाइल मैपिंग भी शामिल है। प्रोफाइल मैपिंग होता क्या है? तो प्रोफाइल मैपिंग मतलब कि आपकी मृदा का क्या है, सॉइल हेल्थ कार्ड से उसकी टाइप चेक करेंगे कि सलाइन है कि किस तरह की चीज़ है, पोटाश की कमी है, जो भी होगा, तो वही मृदा हेल्थ मैपिंग उसको बोल रहा है। ठीक है, एग्री स्टैक किसान की पहचान। तो एग्री स्टैक में किसान की पहचान है। इसमें क्या करेंगे कि डीपीआई के माध्यम से, डीपीआई के रूप में इसको डिजाइन किया गया है, और इसमें इसी के माध्यम से किसानों को कुशलता, आसानी और तेज गति सेवाओं को, योजनाओं को आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। 3 घटक इसमें बता रहे हैं कि किसान की रजिस्ट्री कर देंगे, भू संदर्भित गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की रजिस्ट्री, यानी कि जितनी क्रॉप बोई गई है, क्रॉप सोन, उसकी रजिस्ट्री कर देंगे। जियो रेफरेंस विलेज की मैपिंग कर देंगे। ठीक है, और फार्मर की भी रजिस्ट्री कर देंगे। तो ये एग्री स्टैक में शामिल हो गई। ठीक है, एग्री स्टैक के तहत किसान आईडी भी जो है उसकी भी शुरुआत की गई है। किसान आईडी के निर्माण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण का परिचय कराने के लिए 6 राज्यों में प्रायोगिक परियोजनाएं या पायलट प्रोजेक्ट एक तरह से चल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद, गुजरात में गांधीनगर, महाराष्ट्र में बीड, हरियाणा में यमुनानगर, पंजाब में फतेहगढ़ साहिब और तमिलनाडु में विधुरनगर। ठीक है ना, विरुधुनगर। ठीक है, तो अब देखिए इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो इसको जरूर याद कर लेंगे। एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ कि जैसे जो एग्री स्टैक में किसान आईडी वाला काम है, यानी कि डिजिटल फसल सर्वेक्षण का काम या आईडी निर्माण का काम, ये 6 राज्यों में चल रहा है प्रायोगिक तौर पर। इसमें उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद, गुजरात में गांधीनगर, महाराष्ट्र में बीड, हरियाणा में यमुनानगर, पंजाब में फतेहगढ़ साहिब और तमिलनाडु में विरुधुनगर शामिल है। कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, यह प्रणाली फसलों, मिट्टी, मौसम और जल संसाधन आदि पर सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग आधारित है। जानकारी को एकत्रित करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है? कॉम्प्रिहेंसिव जियो स्पेशियल सिस्टम यानी कि एक व्यापक भू स्थानिक प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। मृदा प्रोफाइल मैपिंग। अब मृदा प्रोफाइल मैपिंग का क्या टारगेट है? कह रहा है कि इस मिशन के तहत देश में लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि के 1:10,000 के पैमाने पर विस्तृत मृदा प्रोफाइल मानचित्र तैयार करने की परिकल्पना की गई है। ठीक है, अगली एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पर है, काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह यहाँ पर आया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस समय क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है, यानी कि 124 से 147 तक आई थिंक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए देखते हैं क्या है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। ठीक है ना, मतलब हाईएस्ट जो भी जुडिशियल बॉडी है ये। ठीक है, और ये संविधान के अनुच्छेद 124 में उल्लिखित है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय जो अपना है वो अस्तित्व में आया था। तो डेट याद रखते हैं, डेट तो याद ही है। ठीक है ना, फिर 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। तो पॉइंट ये याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? तो 28 जनवरी 1950 को, जैसे 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। और पहले जो न्यायमूर्ति थे या न्यायाधीश जो थे, उनका नाम है H.J. कानिया, हीरालाल या हरीलाल जीरा भाई कानिया। ठीक है ना, तो 28 जनवरी 2024 को क्या हुआ कि न्यायालय अपना स्थापना दिवस मना रहा था। ठीक है, तो इस दिन जो है हीरक जयंती वर्ष यानी कि डायमंड जुबली ईयर की शुरुआत हुई। 75 साल हो गया, तो डायमंड जुबली ईयर की शुरुआत होती है। और उल्लेखनीय है कि 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। तो इस दौरान होता क्या है कि 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण करती हैं। कब करती हैं? तो 1 साल पहले ही कर दिया, 1 सितंबर 2024 को कर दिया, लगभग 3-4 महीने पहले ही
सर्वोच्च न्यायालय का जो ध्वज है वो नीले रंग का है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज नीले रंग का है। इस ध्वज में संविधान के खुले हुए पन्ने के सर्वोच्च न्यायालय के गोलाकार भवन को उभारते हुए प्रदर्शित किया गया है। अब ये पढ़ने से नहीं मालूम होगा, अभी मैं आपको इसका फोटो दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर समझ में आ जाएगा। तो इसमें संस्कृत का श्लोक लिखा है, इसको याद रखेंगे, यतो धर्मस् ततो जया। ठीक है, यतो धर्म ततो जया, इस प्रकार भी कर सकते हैं, इसमें संधि दी हुई है, धर्म ततो जया। ठीक है ना, ठीक है, यतो धर्म ततो जया या यतो धर्मस ततो जया, जो पढ़ना है पढ़ लीजिए। जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। और इसको जो है नए प्रतीक चिन्ह के रूप में भी डिज़ाइन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें न्याय की देवी की नई प्रतिमा, तो पहले मैप देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं यही मैप है। ठीक है ना, इसमें समझ में आ रहा होगा कि नीचे लिखा हुआ है यतो धर्मस ततो जया, गोला बना हुआ है, दो सर्कल बने हुए हैं, और यहाँ पर ऊपर जो है अशोक चिन्ह नहीं, लेकिन वो जो सर्कल है वो यहाँ पर बीच में लगा हुआ है, इसमें तीलियाँ विलियाँ इत्यादि दी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक यहाँ पर मैप टाइप का दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर एक नक्शा टाइप का दिया हुआ है, और नीचे जो है ये संविधान की बुक खुली हुई है। ठीक है ना, ऊपर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और यहाँ पर एक प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है ना, जो चक्र है, अशोक चक्र, वो दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे यतो धर्मा ततो जया लिखा हुआ है। तो देखने से मुझे लगता है ज़्यादा समझ में आएगा। अब यही चीज़ें लिखी हुई थी तो लिखना तो आसान ही है, आप खुद भी लिख दोगे, अभी सारे पॉइंट्स दिमाग में छप जाएंगे, लेकिन अब देख के समझने की बात कुछ और होती है। ठीक है ना, तो आप लोग को अच्छा समझ में आए, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें दिखा दी जाएँ। चलिए फिर से चलते हैं बुक पर। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, न्याय देवी की प्रतिमा। ठीक है ना, न्याय की देवी की नई प्रतिमा आई है। इनॉग्रेट किसने किया, ये पॉइंट याद रख लिया कि न्याय की देवी या लेडी जस्टिस जो है उसको डी.वाई. चंद्रचूड़, जो इसके पहले उच्चतम न्यायालय के जज थे, उन्होंने इसको किया है। कहाँ पर रखाया गया है, नई प्रतिमा क्या दिखाती है ये भी समझिए कि जो औपनिवेशिक प्रतीक था वो हट चुके हैं, आधुनिक और समावेशी दृष्टिकोण यहाँ पर लाया गया है इनके माध्यम से। जजेस लाइब्रेरी या जजों की लाइब्रेरी जो है स्थापित की गई है, वहीं पर उसी में जो है इसको लगाया गया है, जजों की लाइब्रेरी में। और नई प्रतिमा को साड़ी पहने हुए दिखाया गया है, जो पुरानी प्रतिमा थी वो गाउन में दिखाई देती है। ठीक है ना, एक चीज़ और इसमें है कि जो पुरानी प्रतिमा थी वो बाएं हाथ में एक पारंपरिक तलवार ली रहती है, ट्रेडिशनल स्वॉर्ड रखी है। ठीक, जबकि जो नई प्रतिमा है वो बाएं हाथ में भारतीय संविधान लेके खड़ी है। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें इसमें परिवर्तन है। पुरानी प्रतिमा की आंखों पर पट्टी के साथ दर्शाया गया था, वहीं नई प्रतिमा आंखों पर पट्टी नहीं है, यानी कि आंख बंद करके निर्णय नहीं हो रहा है, आंख खोल करके निर्णय हो रहा है। परिवर्तन क्या दिखाता है कि न्याय संविधान मूल्यों पर आधारित है, ना कि केवल दंड देने और शक्ति पर। ठीक है, इस बार वाला जो आंख पे पट्टी वाला है वो क्या दिखाता है कि न्याय सभी को समान रूप से दिखता है और दृष्टिहीन नहीं है। इसके बावजूद नई प्रतिमा के दाएं हाथ में तराजू अभी भी विद्यमान है, तो ये पॉइंट याद रखना है कि कितना अंतर हुआ है और क्या अंतर नहीं हुआ है। तो तराजू अभी विद्यमान है, जो न्याय की निष्पक्षता और संतुलन का प्रतीक है। फिर आता है वढ़ावन पत्तन का शिलान्यास। तो भारत में कुल 13 महापत्तन अधिसूचित हैं, जो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के स्वामित्व के अधीन है। तो 13 महापत्तन मेजर पोर्ट्स टोटल हैं, और जो केंद्र सरकार के अंदर में आते हैं, यानी कि पत्तन केंद्र सरकार के अंदर में आता है। और महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 के प्रावधानों द्वारा ये सारे के सारे शासित हैं। तो 30 अगस्त यानी कि पिछले वर्ष अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वधावन, तो इंग्लिश में आप वधावन देखेंगे और हिंदी में वढ़ावण देखेंगे। ठीक है ना, तो वाढ़वण या वाढ़ावण जो है पोर्ट का शिलान्यास किया गया। ये कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र के पालघर जिले के डहाणू नगर में स्थित है। ठीक है, ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके जो है वो सारा कुछ निर्णय लिया, और इसमें परियोजना की लागत लगी थी 76,220 करोड़ रुपए। देखिए, जब भी पैसे याद करने हो तो ऐसे सोचिए कि आप ही ठेकेदार थे, मतलब आप ही वो व्यक्ति हैं जिसके माध्यम से सारा काम हो रहा है। ठीक है, तो पैसा याद करना आसान होगा। आगे कहता है कि वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा इसका जो है निर्माण किया जाएगा। वीपीपीएल जेएनपी यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और एमएमबी यानी कि महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गठित एक विशेष प्रयोजन वाहन यानी कि एसपीवी है ये चीज़। ठीक ना, जिसमें उनकी हिस्सेदारी के अनुसार 74 और 26% है। तो क्या कह रहा है कि वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि वीपीपीएल साथ में वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड इसको बोल रहे हैं, उसके अलावा जेएनपी यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गठित एक एसपीवी है। ठीक है ना, जिसमें उनकी हिस्सेदारी 74 और 26% होगी। फिर कहता है कि वढ़ावण पोर्ट को हर मौसम के लिए यानी कि ऑल वेदर के लिए उपयुक्त ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट महापत्तन, ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। सबसे बड़े गहरे जल वाले
पत्तनों यानी कि लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट्स में से एक होगा। निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात यह पत्तन विश्व के शीर्ष 10 पत्तनों में से एक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला कहता है NICDP यानी कि 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी मिल रही है। तो नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी मिली है NICDP, 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी। तो NICDP क्या है? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। औद्योगिक शहर मतलब राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर जो बन रहा है, डेवलपमेंट प्रोग्राम उसी के लिए हो रहा है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत के महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है, यानी कि इंडिया का मोस्ट एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है। ठीक है, 12 नए औद्योगिक शहर जो बनने हैं वो भारत का सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने NICDP के अंक के रूप में 4 चरण में 11 औद्योगिक गलियारों को स्वीकृति प्रदान की थी। तो याद रखिएगा 4 चरण में इसको करना है और टोटल 11 औद्योगिक गलियारे हैं भारत में। एक सेकंड, 4 चरण है, ठीक है, और 11 औद्योगिक गलियारों के विकास को स्वीकृति प्रदान की थी। 11 गलियारों के अंतर्गत 4 चरण में कुल 32 परियोजनाएं शामिल हैं। कितनी परियोजनाएं शामिल हैं? तो यहाँ पर 32 परियोजनाएं कुल शामिल हैं। ठीक है, और इन 32 परियोजनाओं में से 4 ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि 4 ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर वाले पहले ही विकसित कर चुके हैं, जबकि 4 अन्य परियोजनाएं वर्तमान में विकसित की जा रही हैं। ठीक है, तो एक बार और इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि NICDP प्रश्न आने की पूरी संभावना है, बता दे रहा हूँ, इसीलिए रिवाइज करा रहा हूँ कि NICDP यानी कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम तो ये भारत का सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है। ठीक है, दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंग के रूप में 4 चरणों में 11 औद्योगिक गलियारों के विकास को स्वीकृति दी थी। इन 11 गलियारों के अंतर्गत 4 चरणों में 32 परियोजनाएं टोटल शामिल हैं। इन 32 परियोजनाओं में से पहले चरण में 4 ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर पहले ही विकसित किए जा चुके हैं, जबकि 4 अन्य परियोजनाएं वर्तमान में विकसित की जा रही हैं। ठीक है, अब इसमें बता देता हूं कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 12 नए औद्योगिक या नोड्स शहरों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें 28,602 करोड़ रुपए अनुमानित निवेश है और 12 परियोजनाएं भारत के औद्योगिक परिदृश्य में क्रांति लाएंगी। तो कितने राज्यों में विस्तृत है? तो ये लगभग 12 परियोजनाएं 10 राज्यों में विस्तृत हैं और 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से प्लान किया गया है। 12 नए औद्योगिक शहरों में से केवल 11 शहर के नामों की घोषणा की गई है। ठीक है, 12 नए औद्योगिक शहरों में से केवल 11 शहरों के नाम की घोषणा की गई है। हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते एक शहर के नाम का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। नए स्वीकृत औद्योगिक शहर जिनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, अब ये नाम जरूर याद रखिएगा। देखिए, मैं इसमें कुछ भी शॉर्टकट नहीं है, नाम याद ही रखना है तो याद रखना ही है, मतलब उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कम पढ़ लीजिए अधिक पढ़ लीजिए, याद ही रखना है। पहला है खुरपिया, मतलब खुरपी लेकर के काम कौन करता रहा? उत्तराखंड के लोग करते हैं। ठीक है ना। दूसरा है राजपुरा पटियाला, ठीक है, तो पटियाला पैक लगा के राजपुरा राज कर रहे हैं। ठीक है, पंजाब में है। दिघी महाराष्ट्र में है। दीघा वेस्ट बंगाल में है। ठीक है ना, दीघा एक बीच है। दिघी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। पलक्कड़ केरल में है, ये याद होगा आप लोग को। आगरा उत्तर प्रदेश में, ये भी आसान है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ये भी आसान है। गया बिहार, आसान है। फिर आता है जहीराबाद। जहीराबाद कैसे याद करेंगे? तो याद कर लेंगे, ठीक ना, जहीर खान वाला याद कर लीजिए। तो जहीराबाद कहाँ पर है? तो तेलंगाना में है। ओरवाकल कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक ना, ओरवाकल कहाँ पर है? तो ओरवाकल आंध्र प्रदेश में है। ठीक है मित्रों। फिर आता है कुप्पर्थी नाम से ही पता चला है आंध्र प्रदेश का ही इलाका होगा। और जोधपुर पाली, तो ये 11 जो है टोटल आया हुआ है, राजस्थान का एरिया जोधपुर पाली, टोटल 11 नाम आए हैं। बाकी एक नाम जो है अभी विरासत गलियारा में इस प्रकार नहीं आया था। टोटल 32 योजनाएं लाई जाएंगी, 11 विभिन्न परियोजनाएं आई हैं। टोटल 12 की घोषणा हुई है, लेकिन 11 ही अभी आई हैं। तो मौके पे 11 जो है औद्योगिक शहर, उनके नाम याद कर लीजिएगा। फिर आता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस। ठीक है ना, तो आपको पता होगा कि 2004 के बाद से जिन लोगों की गवर्नमेंट जॉब है उनको ओपीएस मिलता है, ओपीएस नहीं मिलता है, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलता था। ओपीएस में क्या होता था कि सरकार अपनी तरफ से, भाई जैसे आपकी तरफ से ग्रेचुइटी आप दे सकते हो, जीपीएफ फंड में कुछ पैसे कटते थे, लेकिन सरकार की तरफ से आपकी पेंशन का जो अंतिम वेतन होता है, उस मूल वेतन का आधा पैसा आपको पेंशन के रूप में मिलता था पर मंथ। ठीक है ना, और अगर वो व्यक्ति नहीं रह जाता है तो उसकी डेथ के बाद फिर 5 साल बाद फैमिली पेंशन मिलने लगती है। ठीक है ना, जो लगभग समझ लीजिए कि 1/4 होती है, लगभग 1/4। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि एनपीएस आया, न्यू पेंशन स्कीम जो बोलते हैं, नई पेंशन प्रणाली। ठीक है, उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि जो है आपको अपने सैलरी का, मतलब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके अपने सैलरी का वो ऐच्छिक नहीं है, मतलब मुझे समझ लीजिए कि शायद मैंडेटरी
योगदान है 10% का देना ही देना है। अच्छा, बदले में सरकार क्या देगी कि अगर 10,000 रुपये आपका कट रहा है, 1 लाख रुपये आपकी सैलरी है, 10,000 रुपये आपका कट रहा है, या 10,000 रुपये आपकी सैलरी है, ठीक है ना, 10,000 रुपये आपकी सैलरी है, ठीक है, इसमें से 1,000 रुपये आपका कटेगा क्योंकि 10% कटता है, तो इसका 14% यानी कि 1,400 रुपये सरकार देगी, ठीक है। तो हर महीने आपके अकाउंट में कितना पहुंचेगा, 1,000 प्लस 1,400, ठीक है ना। अच्छा, जब आप रिटायर हो जाओगे तो कुछ 60% जो है उस पर पेंशन बनेगी, 40% आपको कैश कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह की कुछ योजना है, लेकिन शेयर मार्केट आधारित है कि आप उसमें कुछ 2-3 म्यूचुअल फंड दिए हुए हैं, जैसे SBI का, UTI का और LIC फंड, तो उस प्रकार, हालांकि उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो थी ये नई पेंशन स्कीम है, क्योंकि इसमें पर्सनल कंट्रीब्यूशन जाता है, तो लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है कि हमारा पैसा है और मिलने समय भी फिर दिक्कत होगी, Tier 1 Tier 2 पता नहीं क्या क्या उसमें सिस्टम बना रखा है। तो फिर सरकार ने कहा कि ठीक है, इतना ज़्यादा विरोध आपका हो रहा है तो हम लोग एक UPS लाते हैं। UPS में कुछ पक्की पेंशन देंगे कि जो आपका टोटल सैलरी रहेगा उसका आधा पेंशन हम लोग देंगे, ये तो ठीक है। अगर आप 10 साल सर्विस कर लोगे तो 10,000 रुपये मंथली आपको पेंशन देने लगेंगे। तो इस तरह की कुछ योजनाएं जो है UPS में आई हैं। तो चलिए देख लेते हैं, ये इनकम सिक्योरिटी के लिए आया है, आय सुरक्षा के लिए UPS जो है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसको बोलते हैं। इससे केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ प्रदान होगा, ठीक है। तो NPS जो है उसके लाभार्थी जो है उनके पास UPS में स्विच करने का एक मुश्त यानी कि वन टाइम ऑप्शन होगा। राज्यों को अपने कर्मचारियों को UPS के ढांचे के तहत लाने के लिए जो है विकल्प प्रदान किया गया है, ठीक है। अब जो है UPS को मंजूरी प्रदान करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया था, तो याद रखेंगे UPS को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र है, ठीक है। विशेषताएं, अच्छा, ये अब प्रभावी कब से हो रही हैं, तो UPS जो है 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुई है। इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है कि कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीने में प्राप्त औसत मूल्य वेतन यानी कि एवरेज बेसिक पे के 50% के समतुल्य राशि मूल पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। तो औसत मूल्य वेतन मतलब मान लीजिए कि कोई रिटायर हो रहा है तो उस वर्ष जनवरी में उसकी सैलरी 80,000 है और दिसंबर में पहुंच रहा है तो इसकी सैलरी कुछ 88,000 रुपये हो गई। सपोज करिए कि 2 इंक्रीमेंट लगना, ठीक है, और कुल मिलाकर के 88,000 रुपये पहुँच गए। तो कहता है कि इनका अब हम लोग एक एवरेज निकालेंगे कि 80 + 81 + 82 + 83 ऐसे कर करके डिवाइड बाय 12, तो जो आएगा, मान लीजिए कि 83,000 रुपये एवरेज आ गया, तो यही आपको जो है औसत इसका 50% यानी कि इसका, अच्छा सैलरी इतनी थी तो इसका आधा यानी कि लगभग 41,500 रुपये जो है आपको पेंशन के रूप में मिलने लगेंगे, ठीक है। तो ये बात इसमें कहता है कि इसकी श्योरिटी है, हम लोग इतना बता रहे हैं, ठीक है। हालांकि उपयुक्त पेंशन राशि को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 25 साल जो है आपको सेवा देनी पड़ेगी, ठीक है। 25 साल से कम सेवा देंगे तो आनुपातिक रूप से पेंशन कम हो जाएगी, और न्यूनतम 10 साल अगर सेवा देंगे तो ही आप पात्र होते हैं, ठीक है ना। निधन से पहले पेंशन के 60% के समतुल्य राशि सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। अगर कर्मचारी की डेथ हो जाती है, मतलब निधन से पहले, प्राप्त पेंशन के 60% के समतुल्य सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी, ठीक है। और कहता है कि यह योजना न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद 10,000 रुपये प्रतिमाह सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी देती है, ठीक है। सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांक लागू होगा, ठीक है। तो इस पर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी होगा। जो भी आपकी सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगी, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन होगी या सुनिश्चित पेंशन होगी, उन तीनों पर। फिर कहता है सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी ग्रेचुटी के अतिरिक्त एक मुश्त राशि के लिए भी पात्र होंगे, कि भाई ग्रेचुटी तो मिलेगी ही मिलेगी, आपको एक मुश्त भी पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इसमें जो है आई है। फिर आता है NPS वात्सल्य। तो वात्सल्य योजना में ये आ रहा है कि छोटे बच्चों के लिए आप NPS यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत पैसे अंशदान दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अंशदान आधारित पेंशन योजना है कि बच्चा अगर छोटा है तो आप वात्सल्य योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का, अवयस्कों के लिए इस योजना में पात्र होंगे। न्यूनतम कितना दे सकते हैं प्रति वर्ष, तो सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो 1,000 रुपये का योगदान दे सकते। अच्छा, एक बात तो मैं ही भूल गया कि भैया सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब के लिए अगर नहीं बोलता हूँ तो आप लोग तो बस देखते रहते हैं वीडियो या स्किप कर देते हैं, जो भी करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। उसमें आपका क्या ही जाएगा, आप नोटिफिकेशन मत ऑन करना, जब आपको वीडियो देखनी होगी या अच्छी लग रही होगी तो ऑन कर लेना, नहीं तो मत ऑन करना। और दूसरी चीज़ की लाइक कर दिया करिए, लाइक से क्या होता है वीडियो को रेटिंग मिलती है, तो लाइक जो जरूर कर दिया करिए, उसमें तो कुछ भी जाता नहीं है, उसमें बस एक ईगो बीच में आता है, तो आप धीरे से वीडियो पर लाइक कर दीजिए, कोई इशू नहीं होगा, एक आध बार करके देखिए, अच्छा लगता है, ठीक है।
अधिकतम योगदान की इसमें कोई सीमा नहीं है कि मतलब न्यूनतम 1,000 रुपये प्रतिवर्ष कर सकते हैं, अधिकतम कर सकते हैं कितना भी। तो माता पिता और अभिभावक द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान कर सकते हैं और फिर बाद में जब वयस्क हो जाएगा तो ये सामान्य एनपीएस खाते में बदल जाएगा। अच्छा, ये जो एनपीएस खाता होगा ये सरकारी वाला तो है नहीं, तो इसमें सरकार अपने तरफ से कुछ नहीं देगी, आप जो देंगे वो बस एक स्कीम में लगता जाएगा जिसको पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम बोला जा रहा है। 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री द्वारा एनपीएस वात्सल्य लॉन्च किया गया। तो डेट भी याद रख सकते हैं क्योंकि आजकल एग्जाम में कुछ भी पूछ ले रहा है तो कुछ भी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिर अगली जो न्यूज़ आती है, एनआईआरएफ इंडिया की रैंकिंग आई है, तो जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि पिछले वर्ष की रैंकिंग है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग्स तो कब से आया था, ये नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इसका नाम है। एनआईआरएफ का नाम याद रखिए, हिंदी में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क मतलब समझ में साफ आ रहा है कि नेशनल यानी कि राष्ट्रीय स्तर के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनको एक रैंकिंग देंगे और यही इस एनआईआरएफ की बात करती है, ठीक है ना, कि किसको कितनी अच्छी रैंक मिलेगी। तो कब से शुरू हुआ है, पहला पॉइंट ये याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है कि शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी, ठीक है। फिर जो प्रथम संस्करण जारी हुआ वो 2016 में, जब रैंकिंग फ्रेमवर्क ही 15 में आया तो कब जारी होगा, तो भाई उसके 7 महीने बाद अप्रैल 2016 में जारी हुआ पहला, ठीक है। तो 2024 में क्या हुआ, धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया रैंकिंग 2024 जारी किया, ठीक है ना। धर्मेंद्र प्रधान कौन है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने एनआईआरएफ के अंतर्गत इंडिया रैंकिंग 2024 जारी किया। यह देश के उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग है, यानी कि रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में जारी की गई और रैंकिंग का 9वां संस्करण है। तो 2015 में जब आया था, 2016 में पहली बार जारी हुआ, तो 16 से अगर जोड़ लेंगे तो 2024 वाला 9वां संस्करण इसका है, यानी कि हर वर्ष आ रहा है। 8 कैटेगरी में जारी होता है। तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है कि कितनी कैटेगरीज में जारी होता है। टोटल 8 कैटेगरीज आर देयर, मतलब 8 कैटेगरी हैं जिसमें जारी होता है। हाँ, तो अभियांत्रिकी विषय में जो है आईआईटी मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा, इंजीनियरिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। उसके पहले मैंने आपको ये बताया है कि लगातार 6वां वर्ष है जब आईआईटी मद्रास को ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर कहीं पॉज हो गया था तो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कहाँ पॉज हुआ था, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, विश्वविद्यालय श्रेणी में अगर देखेंगे यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, तो वहाँ पर आईआईएससी को लगातार 9वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि यूनिवर्सिटी कैटेगरी में अगर आएंगे तो वहाँ पर आईआईएससी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज को फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है लगातार 9वें वर्ष यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, ठीक है। अब यहाँ पर रैंकिंग की बात करता है तो ये है आपका 5 संस्थानों को समग्र श्रेणी में रैंकिंग क्या मिली है। तो आईआईटी मद्रास को सबसे पहले मिली है ओवरऑल, समग्र मतलब ओवरऑल। दूसरा है आईएससी को मिली है बेंगलुरु को, फिर आईआईटी यहाँ पर बॉम्बे को मिली है, और आईआईटी दिल्ली को मिली है, आईआईटी कानपुर को मिली है। तो 5 याद कर लीजिए, मद्रास को मिली है, आईआईटी बेंगलोर को मिली है, फिर बम्बई, दिल्ली और कानपुर को मिली है, ठीक है। ये ओवरऑल कैटेगरी में है। उत्तर प्रदेश की अगर ओवरऑल कैटेगरी की बात की जाए तो आईआईटी कानपुर मतलब यहाँ पर 1 है, फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ है, फिर आईआईटी बीएचयू है, फिर आता है एमिटी विश्वविद्यालय, बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ठीक है। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की, और शिव नाडर आता है गौतम बुद्ध नगर का। तो ये भी उत्तर प्रदेश के संस्थान है। इसमें आईआईटी कानपुर सबसे ऊपर है और बीएचयू उसके बाद है, अलीगढ़ उसके बाद है और आईआईटी बीएचयू उसके बाद है। समझिएगा, बीएचयू अलग है समग्र श्रेणी में और आईआईटी बीएचयू उसके बाद है, मतलब उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ओवरऑल रैंक देखा जाए तो 5, 11, 16, 30, 49 ये सब उत्तर प्रदेश के संस्थान आते हैं। फिर अगर बात किया जाए विभिन्न श्रेणियों में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं, जैसे विश्वविद्यालय श्रेणी में किसने प्राप्त किया है, तो मैंने बताया कि आईआईएससी बेंगलौर ने प्राप्त किया है, ठीक है ना। तो आईआईएससी इसका नाम याद रखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज या भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। दूसरा है कॉलेज श्रेणी देखेंगे तो हिंदू कॉलेज जो दिल्ली का है ये आपका कॉलेज श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। अनुसंधान श्रेणी में देखेंगे तो आईआईएससी बेंगलौर अनुसंधान श्रेणी में प्राप्त किया है, ये मैं आपको बता भी रहा नहीं, सॉरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज भारतीय विज्ञान, हाँ सही है। आईआईएससी बेंगलौर ने अनुसंधान श्रेणी यानी कि रिसर्च कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया है। इनोवेशन में कौन प्राप्त किया है, तो आईआईटी बम्बई, इनोवेशन बहुत करते हैं बम्बई वाले, तो इनोवेशन में आईआईटी बॉम्बे को पहला स्थान मिला है। वहीं मुक्त विश्वविद्यालय में मैंने इग्नू बताया तो इग्नू ही पहला है, ठीक है। राजस्थान टंडन थोड़े से उससे कंपेरेटिवली उतने मतलब प्रामाणिक तो हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं है, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर अगला जो है इसमें कौशल विश्वविद्यालय की स्किल यूनिवर्सिटीज़ में देखा जाए तो सिम्बियोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है, इसका पहले नाम था सिम्बियोसिस स्किल एंड ओपन यूनिवर्सिटी, पुणे महाराष्ट्र की है, अभी उसका नाम हो गया है सिम्बियोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल। तो कौशल विश्वविद्यालय में भाई कुछ नहीं मिला तो इनका नाम पड़ गया है सिम्बियोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। फिर आता है राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय में, तो अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु का राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय में पहले नंबर पर आता है। फिर बात करें अगर शीर्ष
संस्थान प्राप्त किस विषय में किसने प्राप्त किया है? तो अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास ने प्राप्त किया है। मैंने आपको बताया भी कि लगातार प्राप्त कर रहा है 9 सालों से। तो आईआईटी मद्रास इंजीनियरिंग के सेक्टर में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद, नाम भी सुना होगा आपने, आईआईएम अहमदाबाद, ठीक ना, AHMED है, ठीक ना, अहमदाबाद, ठीक ना। तो प्रबंधन में यानी कि मैनेजमेंट में, ठीक। फिर आता है फार्मेसी, इसमें जामिया हमदर्द यानी जामिया मिलिया हमदर्द, ठीक है ना। फिर आता है चिकित्सा यानी कि मेडिकल में एम्स, AIMS, एम्स दिल्ली, ठीक है। दंत चिकित्सा में सविता इंस्टीट्यूट आता है, ये आपका चेन्नई का, ठीक ना। फिर आता है विधि, लॉ में कौन आता है? तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में आता है, ठीक है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, तो ये आता है बेंगलुरु में। फिर आता है वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्ट में कौन आता है? तो IIT रुड़की आता है। कृषि क्षेत्र में कौन आता है? तो ये नई दिल्ली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, नई दिल्ली, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में आता है, ठीक। तो ये खत्म हो गया। फिर आता है SDG इंडिया इंडेक्स। SDG इंडिया इंडेक्स हम लोग देख लेते हैं बस कि किसकी है। तो SDG इंडिया इंडेक्स का प्रकाशन 2018 में सबसे पहले हुआ था, 2018 में। तो ये पॉइंट याद रखना है, जो पॉइंट याद रखना है उसको हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ठीक। इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र और UNDP इंडिया की साझेदारी से नीति आयोग के द्वारा एक मतलब लिस्ट तैयार की जाती है और उसको जारी किया था। SDG इंडिया इंडेक्स का चौथा संस्करण 2023-24 में जारी किया गया था। किसके द्वारा? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे सुमन बेरी, उनके द्वारा। इसमें विषय क्या था? केंद्रीय विषय तो विकसित भारत की ओर सतत प्रगति, समावेशी विकास। पूछेगा नहीं एग्जामिनेशन में, बस ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ, दिया हुआ है तो, ठीक है। चौथा संस्करण जो है 16 लक्ष्यों, 17वें लक्ष्य पर गुणात्मक विश्लेषण, 70 उप लक्ष्यों और 113 संकेतकों पर आधारित है, ठीक है ना। ये जो चौथा संस्करण है, तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि SDG इंडिया इंडेक्स का जो चौथा संस्करण जो कि 2023-24 में आया, वो कितने लक्ष्यों पर आधारित है? तो 16 लक्ष्यों और 17वें लक्ष्य पर गुणात्मक यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ, फिर 70 उप लक्ष्य और 113 इंडिकेटर पर आधारित है। SDG इंडिया इंडेक्स में राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को उनके समग्र स्कोर के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है कि एस्पायरेंट होते हैं, प्रदर्शनकर्ता या परफॉर्मर होते हैं, अग्रणी या फ्रंट रनर होते हैं, और लक्ष्य प्राप्तकर्ता या अचीवर होते हैं। तो क्रमशः एस्पायरेंट या आकांक्षी में कौन आएगा? 0 से 49 अंक, प्रदर्शनकर्ता 50 से 64 यानी कि फर्स्ट डिवीजन, अग्रणी फ्रंट रनर कौन आएगा? तो 65 से 99 अंक अगर पाएंगे आप तो अग्रणी या फ्रंट रनर, और अचीवर 100 अंक। तो याद रखिए कि भारत का जो कंपोजिट स्कोर है SDG इंडिया इंडेक्स में, वो 71 दर्ज किया गया है, ठीक है ना। 2020-21 और 2023-24 के मध्य SDG 1 यानी कि गरीबी हटाओ या गरीबी मतलब पॉवर्टी इरेडिकेशन में, और SDG 8 यानी कि सभ्य कार्य और आर्थिक विकास, और SDG 13 जलवायु कार्यवाही में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है, ठीक है। इन लक्ष्यों के संदर्भ में भारत फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है। फ्रंट रनर मतलब क्या होता है कि भाई ये 65 से 99 अंक के बीच में पाया है, ठीक है। अब ये जो है सभी राज्यों के समग्र स्कोर में सुधार भी दर्शाता है पिछले बार के अपेक्षा, ठीक है। वर्ष 2023-24 में कुल 32 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को अग्रणी की श्रेणी में शामिल किया गया है, यानी कि मोर देन मतलब फर्स्ट डिवीजन टाइप का, आकांक्षी से ऊपर। तो देखते हैं किस किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जो है प्रगति हुई है। तो उत्तर प्रदेश में हुई है जो कि 25 स्कोर में वृद्धि लेकर के आया है, जम्मू कश्मीर 21 लेकर के आया, उत्तराखंड 19 लेकर के आया। तो 3 याद करिए बस, ठीक है। अब इसमें जो है संयुक्त राज्यों की रैंकिंग में केरल और उत्तराखंड शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो पूछ सकता है SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में कौन से 2 स्टेट हैं जिन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, या किस स्टेट्स ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो दे देगा केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़। तो दे देगा 1, 2, 2, 3, 3, 4 निम्न में से चारों, ठीक। तो आपको याद रखना है केरल ऊपर नीचे और उत्तराखंड ऊपर। कैसे याद करेंगे? तो मेरे मौसी की एक लड़की है, कहानी बता रहा हूँ, मेरे मौसी की एक लड़की है, वो है उत्तराखंड की, शादी कहाँ हो रही है? केरल में, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग को जाना है नवंबर में, तो बस उत्तराखंड में, उत्तराखंड और केरल दोनों ही ओवरऑल कैटेगरी में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में क्या कर रहा है? SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में जो है प्रत्येक 79 स्कोर के साथ फर्स्ट रैंक प्राप्त किया, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में चंडीगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो केंद्र शासित प्रदेश का भी यहाँ पर याद कर लीजिए। बाकी क्या दिया है? SDG इंडेक्स में शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो केरल उत्तराखंड पहले पर है, तमिलनाडु दूसरे, गोवा हिमाचल केरल उत्तराखंड पहले, दूसरे पर कोई नहीं है। ये पॉइंट याद रखिए कि दूसरे पर क्या है? कोई नहीं है, ठीक।
तीसरे पर तमिलनाडु और चौथे पर गोवा हिमाचल साथ में है, यानी कि पांचवें पर फिर कोई नहीं है। ठीक, तो 3 टॉप से ये याद कर लीजिए। फिर कहता है कि अंतिम 6 की रैंक अगर याद करनी है तो सबसे नीचे बिहार है, फिर झारखंड है, ये दोनों भाई भाई, और नागालैंड मेघालय 63 के स्कोर के साथ जो है ये सबसे कम वाले हैं। ठीक, फिर याद करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ सबसे पहले है, पुडुचेरी जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर। ठीक है, चौथे नंबर पर अंडमान निकोबार और दिल्ली। ठीक, तो अंडमान निकोबार किसके साथ है? दिल्ली के साथ है, 70 नंबर पर आ रहा है केंद्र शासित प्रदेशों में। एसडीजी 2023-24 में ये प्रदर्शन कर रहा है। फिर आता है राज्यों का प्रदर्शन, तो आकांक्षी में कोई है तो कोई नहीं है, तो बड़ी अच्छी बात है, यानी कि 0 से 49 कोई भी नहीं है। ठीक है ना। अब आता है 50 से 64 में 4 राज्य आते हैं, जिसमें से एक बिहार है और एक झारखंड है, ये दोनों वीक स्टेट, और नागालैंड है और मेघालय है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इन लोग का जो रैंक है वो यहाँ पर भी खराब दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार बिहार, झारखंड, नागालैंड और मेघालय ये परफॉर्मर में आते हैं। शेष मैक्सिमम जो है सारे के सारे 65 से 99 के बीच में आते हैं, यानी कि फ्रंट रनर हैं, चाहे केरल हो, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, उत्तराखंड, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, सारे के सारे जो है इसी में आते हैं। ठीक, फिर केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन देखेंगे तो आकांक्षी में कोई नहीं है, परफॉर्मर में भी इसमें कोई नहीं है। ठीक है, जो मैक्सिमम आते हैं वो फ्रंट रनर में ही आते हैं। तो यूनियन टेरिटरीज में ना ही कोई आकांक्षी में है या एस्पायरेंट्स में है, ठीक है, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है, ना ही कोई आपका परफॉर्मर में है। यहाँ पर जो भी आते हैं वो आते हैं फ्रंट रनर में। जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ठीक है, 5 ही हो गए, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, ठीक है, 6-7, और दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये 8 के 8 किस में आते हैं? फ्रंट रनर में आते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखने लायक है। ठीक है, जबकि अचीवर में दोनों ही कैटेगरी में, चाहे स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरीज में, कोई भी नहीं आता है। एसडीजी लक्ष्य याद करना है तो एसडीजी लक्ष्य के हिसाब से कौन सा राज्य टॉप कर रहा है? तो लक्ष्य 1 पहले तो लक्ष्य याद होना चाहिए, तो गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं रहेगी तो भूखमरी नहीं रहेगी। दूसरा क्या है? भूखमरी है, तो भूखमरी में केरल, पुदुचेरी आते हैं। गरीबी में कौन कौन आता है? तो गरीबी में जो टॉप कर रहे हैं वो तमिलनाडु, दादर नगर हवेली और दमन दीव 2 आ रहे हैं। केरल और पुडुचेरी जो है भूखमरी में आ रहे हैं। तीसरा है कि अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, तो गुजरात और दिल्ली जो है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण यानी कि एसडीजी 3 में टॉप कर रहे हैं। अपना यूपी कहाँ टॉप कर रहा है पहले वो देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश आ रहा है सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा, तो मुझे लग रहा है कि अब तो बिजली महंगी होने वाली है। स्वच्छ ऊर्जा के मामले में तो मानूंगा कि ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है चीज़ें सोलर वोलर को लेकर के लोग अवेयर हो रहे हैं। तो यहाँ पर सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग है, तो ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना। बाकी लैंगिक समानता में नागालैंड और लक्षद्वीप है, लैंगिक समानता याद रखनी है। केरल का ऑप्शन देगा, लेकिन केरल जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में आगे है दिल्ली के साथ, जबकि लैंगिक समानता में नागालैंड और लक्षद्वीप आगे है। नागालैंड थोड़ा सा ऐसा स्टेट है ना कि इंग्लिश विंग्लिश ज़्यादा चलती है, ठीक है, तो थोड़ी बराबरी है क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्री पर स्थित है, और जिधर स्थित है उधर के स्टेट जो है, जैसे म्यांमार हो गया या लाओस, वियतनाम, जो भी उधर की कंट्रीज़ है, उधर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी ज़्यादा है, तो इसलिए नागालैंड एक जो है सही हो सकता है। बाकी लक्षद्वीप बेचारा सूना साना सा है, ठीक है, और इंटरनेशनल वाटर में पड़ा हुआ आइलैंड है, तो वहाँ पर भी इक्वलिटी होनी ही होनी है, ठीक है। फिर इसी प्रकार जो है सारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो जलवायु कार्यवाही में कौन कौन है? सिक्किम, तमिलनाडु और चंडीगढ़ है। तो आपको पता भी है कि सिक्किम कभी घूमी है या वैसे भी ऑर्गेनिक स्टेट बना था, ये तो है, बढ़िया है। तो जलवायु कार्यवाही में तमिलनाडु, चंडीगढ़ के साथ सिक्किम ने बहुत बढ़िया काम किया है। बाकी चीज़ें आप खुद से पढ़ सकते हैं। तो ये हमने टोटल जितनी भी न्यूज़ थी, क्या बोलते हैं, नेशनल न्यूज़, वो कंप्लीट करा दी है अच्छे से, थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कराई है। 5 लेक्चर लिए हैं। अब जो इंटरनेशनल न्यूज़ होगी, कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें टेबल के माध्यम से या जितनी चीज़ें, जैसे रैंकिंग वैंकिंग जो है, उसको जितनी चीज़ें पढ़नी है उसको खंड वाइज जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया जाए। टारगेट रख रहा हूँ कि हम लोग 15 तारीख तक इंटरनेशनल कवर कर लें, और साथ में ही पैरेलल क्लासेस ले आ देंगे। बिहार 71st बीपीएससी की क्लासेस 2-3 दिन पॉज कर दे रहे हैं, और मैम के द्वारा कुछ मिसलिनियस के पोर्शन ले आ दिया जाएंगे। तो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए वो हो जाएंगी। और साथ में कल मेरा जो एक लेक्चर है जो कि आ भी रहा है 70+ मार्क्स जीएस में स्कोर करने के लिए, वो परसों आएगा, क्योंकि आज आया है तो कल नहीं आएगा, फिर परसों आएगा, और ये एग्ज़ाम तक चलेगा, ठीक है। मुझे लगता है कि पीसीएस के एग्ज़ाम तक ही ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके चलती रहेंगी, थोड़ी थोड़ी करके। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो बेहिचक इसको लाइक करिए। सबसे पहला काम लाइक ही कर दिया करिए लेक्चर शुरू होने से पहले ही, और दूसरा काम इस पर कमेंट जरूर किया करिए। अगर लेक्चर ख़राब लगता है तो
सुझावपूर्ण कमेंट करिए, ठीक है ना, रादर देन भद्दे कमेंट करने के ये नहीं आएगा, वो क्या पढ़ा रहे हो। तो जो मुझे पढ़ाना है पढ़ा रहा हूँ, जो आपको पढ़ना है वो पढ़िए। अगर आपको सुझाव देना है कि भाई पीईटी के लिए भी कुछ सर हो जाता या ये वाला टॉपिक क्लियर करा दीजिए, तो ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट रहेगा, वो उसको लेकर के उसके तरीके से हम लोग उसको जो है करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। धन्यवाद।